नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में पाठ 4 पर्यावरणीय व्यवस्थापन इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, और भी बहुत सारे वीडियो बना करके अपलोड किए गए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पे जा करके देख सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं। यह पाठ 4 पर्यावरणीय व्यवस्थापन और उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। प्रश्न 1 में क्या दिया गया है? नीचे दी गई भोजन श्रृंखला को उचित क्रम में पुनः लिखिए। भोजन श्रृंखला किस परिसंस्था की है, उस परिसंस्था का वर्णन करिए। क्या दिया गया? कन खजूरा, सांप, धान की खेती, बांज और मेंढक। तो इसके उत्तर में आएगा पहला, दी गई भोजन श्रृंखला का उचित क्रम क्या आएगा? धान की खेती, टिड्डा, मेंढक, सांप, बाज। दूसरा, ऊपर दी गई भोजन श्रृंखला भू परिसंस्था की भोजन श्रृंखला है। तीसरा, भू परिसंस्था या पारितंत्र में अनेक जैविक घटक पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए कीटक, पक्षी, स्तनधारी प्राणी इत्यादि। चौथा, ऊपर दिए गए प्रश्न में धान की खेती का उदाहरण दिया गया है। सामान्यतः धान की खेती किसी जलाशय या नदी के किनारे होती है। धान की खेती में अत्यधिक पानी का उपयोग होता है, अतः धान के खेत में अधिक मात्रा में पानी भरा रहता है। इस कारण धान के खेत में बड़ी संख्या में मेंढक रहते हैं। पांचवा, उपर्युक्त भोजन श्रृंखला में उत्पादक धान की फसल है। प्राथमिक भक्षक या उपभोक्ता टिड्डक एक कीटक है। द्वितीय भक्षक मेंढक, तृतीय भक्षक सांप तथा सर्वोच्च भक्षक बाज है। इस प्रत्येक पोषण स्तर के जैविक घटकों पर जीवाणु, कवक, कुछ कीड़े इत्यादि विघटक के रूप में कार्य करते हैं। धान के खेत की परिसंस्था में सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा धान की फसल से सीधे बाज तक के पोषक स्तर तक हस्तांतरित होती है। अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? अपने पूर्वजों से ये पृथ्वी हमें विरासत इस अधिकार के रूप में न मिलकर वह हमें आने वाली पीढ़ी की ओर से उधार मिली है, इस कथन का अर्थ स्पष्ट करिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, जैसे जैसे नई पीढ़ियों का निर्माण होता है वैसे वैसे पुरानी पीढ़ी नष्ट होती जाती है। हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी पृथ्वी पर उत्पात मचाया, उस उत्पात के कारण पृथ्वी की प्रकृति दुष्प्रभावित हुई है। दूसरा, परिसंस्था में रहने वाले सजीव, उनमें होने वाली अंतरक्रिया तथा परिसंस्था में सजीवों के अधिवास के मध्य के संतुलन को मानव ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और विकास की भ्रामक संकल्पना के द्वारा बिगाड़ दिया है। तीसरा, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, जंगलों की कटाई इत्यादि अनेक कारणों से पृथ्वी पर विद्यमान अनेक भोजन श्रृंखला तथा भोजन जाल खंडित हो गई है। चौथा, मानव की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण उनके अन्न, वस्त्र और आवास जैसी अत्यावश्यक सुविधा में कमी हो गई है। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। इस कारण परिसंस्था के संतुलन को भी नुकसान पहुंच रहा है, इसका ध्यान नहीं रखा गया। पांचवा, परिणाम स्वरूप जिस पृथ्वी को हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपा, उसका संपूर्ण नुकसान करके हम पृथ्वी को नई पीढ़ी को सौंप रहे हैं। यह शाश्वत विकास नहीं है। छठवां, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करने से आने वाली पीढ़ियों को यह प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाएगा, उदाहरण जीवाश्म ईंधन, विविध धातुएं इत्यादि। सातवां, वर्तमान पीढ़ी के पूर्वजों द्वारा पर्यावरण को पहुंचाए गए नुकसान के कारण जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, अकाल, अतिवृष्टि इत्यादि अनेक प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न हुई हैं। इन सभी आपदाओं का सामना नई पीढ़ी को करना पड़ेगा, इसलिए हमें यह पृथ्वी हमारे पूर्वजों द्वारा विरासत में ही नहीं मिली है, बल्कि इसे हमें आने वाली अगली पीढ़ी के लिए संभाल कर रखना है। आठवां, इसे ही शाश्वत विकास कहते हैं, अतः हमें पृथ्वी आने वाली पीढ़ी की ओर से उधार मिली है, ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया? टिप्पणी लिखिए, उसमें से पहला है पर्यावरण संवर्धन। इसके उत्तर में आएगा पहला, पृथ्वी पर अनेक प्राकृतिक और मानव निर्मित घटकों के दुष्प्रभाव के कारण अनेक पर्यावरणीय समस्याएं निर्मित हुई है। इन समस्याओं का विपरीत प्रभाव सभी सजीवों पर होता है। इन सभी सजीवों को सुरक्षित रखने तथा मानव जीवन को उत्तम बनाने के लिए पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता निर्मित हो गई है। दूसरा, पर्यावरण संवर्धन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने विभिन्न कानून बनाए हैं। पर्यावरण संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियां भी की गई हैं। संयुक्त राष्ट्र भी पर्यावरण संवर्धन के लिए अत्यधिक सक्रिय है। पर्यावरण संवर्धन तथा पर्यावरण की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम (UNEP) की स्थापना की गई है।
तीसरा, पर्यावरण संवर्धन के कार्यक्रम में लोगों की सहभागिता की अत्यंत आवश्यकता है। इस कार्य के लिए लोगों में जन जागृति फैलाना आवश्यक है। बच्चों को पाठशाला की शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण स्नेही मूल्य भी पढ़ाया जाना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार प्रयत्नशील है। पर्यावरण संवर्धन हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। प्राकृतिक संसाधनों का उचित तथा सीमित उपयोग करना भी पर्यावरण संवर्धन करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है? बिश्नोई चिपको आंदोलन। इसके उत्तर में आएगा राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ी नामक एक गांव है। जोधपुर शहर से 26 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव स्थित है। इस गांव का नाम वहां पर पाई जाने वाली खेजड़ी वनस्पति के नाम पर रखा गया है। इसी गांव में सर्वप्रथम बिश्नोई आंदोलन हुआ। बिश्नोई राजस्थान के जोधपुर जिले का एक समाज है। बिश्नोई समाज ने सन 1738 में खेजड़ी गांव में चिपको आंदोलन जैसा ही एक आंदोलन किया था। इस गांव के निवासी अमृता देवी के नेतृत्व में 363 बिश्नोई लोगों ने वृक्ष कटाई रोकने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। इन वृक्षों को बिश्नोई समाज पवित्र मानता है। सन 1738 के भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के 10वीं के दिन अमृता देवी और उनके 3 पुत्रियों ने वृक्ष कटाई का विरोध किया। वहां राजा के सैनिक वृक्षों को काटने के लिए आए थे। राजा के नए महल को बनाने के लिए आवश्यक चूना तैयार करने के लिए उन्हें लड़कियों की आवश्यकता थी। अमृता देवी और उनकी 3 पुत्रियों ने वृक्षों को गले लगा लिया। दूसरे शब्दों में अमृता देवी और उनकी तीनों पुत्रियों वृक्षों को बचाने के लिए वृक्षों से चिपक गईं। अमृता देवी को वृक्ष से हटाने के लिए उन्हें रुपए देने का लालच भी दिया गया, परंतु अमृता देवी अपने दृढ़ निश्चय के कारण वृक्ष से लिपटी सी रहीं। सैनिकों की धमकियों के आगे अमृता देवी नहीं झुकी। एक वृक्ष बचाने के लिए हमारे सिर भी काट दिए गए तो भी हम नहीं हटेंगे, ऐसा अमृता देवी कहती रहीं। राजा के सैनिकों ने कुल्हाड़ी से अमृता देवी को मार डाला। अमृता देवी के साथ ही उनकी पुत्रियों की भी हत्या कर दी गई, परंतु इन चारों ने वृक्षों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। आसपास के गांवों में यह समाचार फैल गया। 83 गांव के लोग इकट्ठा हो गए। 363 लोग वृक्षों की रक्षा के लिए वृक्षों से लिपट गए। इन सभी 363 लोगों ने वृक्षों की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दिया। मूक वृक्षों की रक्षा करने के लिए लोग शहीद हो गए। राजा को अपने इस कृत्य पर गहरा पश्चाताप हुआ। जोधपुर के राजा अभय सिंह ने बिश्नोई समाज से माफी मांगी। तत्पश्चात एक ताम्र पत्र पर उन्होंने लिखवाया कि यहाँ पर एक भी हरे भरे वृक्ष काटे नहीं जाएंगे, एक भी प्राणी का शिकार नहीं किया जाएगा। बिश्नोई गांव की सीमा में यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यदि इस कृत्य में राजघराने का कोई भी व्यक्ति पाया गया तो उसे भी दंडित किया जाएगा। 20वीं सदी का उत्तर प्रदेश का चिपको आंदोलन इस आंदोलन से प्रेरणा लेकर किया गया। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? जैव विविधता। इसके उत्तर में आएगा प्रकृति में पाए जाने वाले एक ही जाति के सजीवों में व्यक्तिगत तथा आनुवांशिक भेद, सजीवों की जातियों के विविध प्रकार तथा विविध प्रकारों की परिसंस्थाएं, इन सभी के कारण उस स्थान पर प्रकृति को जो सजीव सृष्टि की समृद्धि प्राप्त हुई है उस समृद्धि को ही जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता 3 स्तरों पर दिखाई देती है: आनुवांशिक विविधता, प्रजाति की विविधता और परिसंस्था की विविधता। इन सभी विविधताओं का अर्थ क्रमशः एक ही जाति के सजीवों में पाई जाने वाली विविधता, एक ही प्रदेश में एक ही जाति के प्राणियों अथवा वनस्पतियों में पाई जाने वाली विविधता, प्रत्येक प्रदेश की अनेक परिसंस्थाओं में पाई जाने वाली विविधता है। मानव विकास के अनेक कार्यों से जैव विविधताओं को नुकसान हुआ है। इन जैव विविधताओं का अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमें विशेष प्रयत्न करने होंगे। जैव विविधता का संवर्धन करने के लिए राष्ट्रीय पार्क या उद्यान तथा अभयारण्यों का निर्माण करना, आरक्षित जैव विविधताओं के संवेदनशील क्षेत्र घोषित करना, विशिष्ट प्रजातियों के संवर्धन के लिए विशेष योजना लागू करना इत्यादि अत्यावश्यक प्रयत्न करना आवश्यक है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया? देवराई। इसके उत्तर में आएगा देवराई का अर्थ है सेक्रेड ग्रोव। ईश्वर के नाम पर आरक्षित एवं पवित्र माने जाने वाले वनों को देवराई कहते हैं। ईश्वर के नाम पर आरक्षित होने के कारण इन वनों को एक प्रकार का संरक्षण कवच प्राप्त हो जाता है।
देवराई वनों में वृक्षों की कटाई, प्राणियों का शिकार नहीं किया जाता। वर्षों की परंपरा से चले आ रहे जंगलों को समाज द्वारा संरक्षित किया गया है। इस प्रकार देवराई वन एक प्रकार से एक अभयारण्य ही है। सरकारी वन विभाग देवराई वनों की देखरेख नहीं करते हैं, बल्कि स्थानीय समाज के लोग ही देवराई वनों की देखरेख करते हैं। भारत के पश्चिम घाटों में देवराइयों का समूह दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण भारत में घने वनों की देवराई पाई जाती है। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया? आपत्ति तथा आपत्ति व्यवस्थापन। इसके उत्तर में आएगा आपदा या डिजास्टर। इसको ही आपत्ति भी कहा जाता है। पर्यावरण में बहुधा कुछ भयंकर खतरनाक घटनाएं होती हैं, उन्हें आपदा कहते हैं। और दिया गया आपत्ति व्यवस्थापन को आपदा प्रबंधन भी कहते हैं। आपदा प्रबंधन का प्रभावकारी तथा परिणामकारी होना आवश्यक है। आपदा छोटी हो या बड़ी, अल्पकालिक हो या दीर्घकालिक, आपदाओं का मुकाबला करना महत्वपूर्ण होता है। आपदा से उत्पन्न समस्याओं का हल निकालना महत्वपूर्ण होता है। आपदा से निर्मित समस्याओं का मुकाबला करने के लिए आपदा प्रबंधन तथा लोगों की सहभागिता दोनों ही आवश्यक है। आपदा प्रबंधन तथा लोगों का परस्पर सहयोग आवश्यक है। आपदाएं टालना, आपदाओं का सामना करने के लिए योजनाएं बनाना तथा आपदाओं का मुकाबला करने के लिए अपनी क्षमता विकसित करना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। आपदाएं अचानक आती हैं, आपदाएं अनियोजित होती हैं, परंतु योजनाबद्ध ढंग से प्रयत्न करने से आपदाओं की तीव्रता कम की जा सकती है। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया? प्रदूषण पर विजय संपादन करना यह प्रभावकारी पर्यावरणीय व्यवस्थापन का प्रभाव माध्यम है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, प्रदूषण मानव निर्मित समस्या है। प्रदूषण के अनेक प्रकार हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, भू प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण इत्यादि प्रदूषण पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर हो रहे हैं। दूसरा, प्रदूषित पदार्थों का दुष्प्रभाव सभी सजीवों पर पड़ता है। इस कारण सजीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। तीसरा, प्रदूषण पर विजय प्राप्त करने पर ही सजीव जीवित रह सकता है तथा उसका अस्तित्व पृथ्वी पर टिक सकता है। चौथा, पृथ्वी पर प्रतिबंध लगाना और इसके लिए विशेष प्रयत्न करना, इन दो उपायों से ही पर्यावरण का उत्तम व्यवस्थापन होता है। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के कचरे को यहाँ वहाँ न फेंककर उस प्लास्टिक के कचरे का पुनः चक्रीकरण करने पर प्लास्टिक प्रदूषण पर रोकथाम लगेगी। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक कचरे के कारण जलाशय में और भूमि पर रहने वाले सजीवों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। प्लास्टिक का उचित व्यवस्थापन करने से सजीवों का संरक्षण और संवर्धन हो सकेगा। अब अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया? पर्यावरण संवर्धन के संदर्भ में आप कौन कौन से उपक्रमों को चलाएंगे, कैसे? इसके उत्तर में आएगा, सर्वप्रथम हम जिस स्थान पर रह रहे हैं उस स्थान के पर्यावरण की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करेंगे। इन समस्याओं का उचित समाधान ढूंढकर उन समस्याओं को विस्तारित होने से रोका जा सकता है। इन समस्याओं को विस्तारित होने से रोकना पर्यावरण संवर्धन का एक महत्वपूर्ण उपाय है। पहला, पौधे लगाना और पौधों की सुरक्षा करना। यह सबसे अधिक सरल और आसान उपक्रम है, इसलिए हमें वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। प्रदूषण, शहरीकरण इत्यादि परिस्थितियों का सामना करने वाले वृक्षों का वृक्षारोपण करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, ठोस कचरे का व्यवस्थापन करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। घर तथा पाठशाला के आसपास के परिसर में कचरा फेंकना पूर्णतः बंद करना चाहिए। इस उद्देश्य से अपने घर या बस्ती में सूखा या गीला कचरा अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए। इस प्रक्रिया में अन्य लोगों की सहभागिता आवश्यक है। तीसरा, प्लास्टिक के उपयोग पर नियंत्रण रखना। लोगों को प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए प्रेरित करना भी एक महत्वपूर्ण उपक्रम हो सकता है। चौथा, जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल का उपयोग कम करना भी एक महत्वपूर्ण उपक्रम है। जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने से पर्यावरण में कार्बन की मात्रा बढ़ने से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसलिए थोड़ी दूरी तय करने के लिए चलकर जाना, साइकिल का उपयोग करना, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना इत्यादि के बारे में लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए। पांचवा, आसपास के परिसर में रहने वाले पशु पक्षी की देखभाल करनी चाहिए। उन्हें भोजन और पानी देना चाहिए। उन्हें भी अपने समान ही जीवन जीने देने का अवसर प्रदान करना चाहिए। यह भी एक उपक्रम करना चाहिए। इस प्रकार के अन्य छोटे छोटे कृतियों के द्वारा पर्यावरण संवर्धन करना संभव है। अब अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया? निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें से पहला है, पर्यावरण पर परिणाम करने वाले घटकों को लिखिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, पर्यावरण पर जैविक और अजैविक घटक अपना प्रभाव डालते हैं। इन घटकों में कई घटक प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित होते हैं। दूसरा,
जैविक घटकों में सजीवों के मध्य होने वाली अंतर क्रिया पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। तीसरा, मानव के विभिन्न कार्य जैसे जंगल की कटाई, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण इत्यादि पर्यावरण को दुष्प्रभावित करते हैं। चौथा, प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण, भूकंप, चक्रवाती तूफान, बादल का फटना, ज्वालामुखी, अकाल, अतिवृष्टि इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं का पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, पर्यावरण में मानव का स्थान महत्वपूर्ण क्यों है? इसके उत्तर में आएगा पहला, पृथ्वी पर मानव की उत्क्रांति होने के कारण मानव ने अपने बुद्धि बल का उपयोग करके अपनी सुविधा के अनुसार परिवर्तन करना आरंभ कर दिया। दूसरा, अन्य सजीवों की तुलना में मानव के पास बुद्धि बल, स्मरण शक्ति और कल्पना शक्ति थी। अपनी इन विशेषताओं के कारण मानव ने अन्य सजीवों पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। तीसरा, मानव ने पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का असीमित उपयोग किया। चौथा, मानव ने विकास के नाम पर प्रकृति का अत्यधिक विनाश ही किया। इस कारण प्रदूषण जैसी अनेक पर्यावरणीय समस्याओं में वृद्धि होती गई। पांचवा, इस कारण पृथ्वी पर स्थित अनेक परिसंस्थाओं का संतुलन बिगड़ गया। मानव के अतिरिक्त कोई भी अन्य सजीव ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। छठवां, मानव के अतिरिक्त अन्य सजीव प्रकृति के नियमों को मानते हैं, प्रकृति के नियमों के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। इस कारण ही पर्यावरण में मानव का स्थान महत्वपूर्ण है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, जैव विविधताओं के प्रकार बताकर उनके उदाहरण दीजिए। इसके उत्तर में आएगा, जैव विविधता 3 स्तरों पर दिखाई देती है। यह 3 स्तर निम्नलिखित प्रकार से हैं। पहला, आनुवंशिक विविधता, दूसरा प्रजाति की विविधता और तीसरा परिसंस्था की विविधता। उसमें से पहला है आनुवंशिक विविधता। एक ही जाति के सजीवों में पाई जाने वाली विविधता को आनुवंशिक विविधता कहते हैं। उदाहरण के लिए, प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य की अपेक्षा थोड़ा भिन्न होता है। दूसरा, प्रजाति की विविधता। एक ही प्रदेश में एक ही प्रजाति के प्राणियों में अथवा वनस्पतियों में विविध जातियां दिखाई देती है, इसे प्रजातियों की विविधता कहते हैं। उदाहरण के लिए, प्रजाति विविधता में वनस्पति, प्राणी तथा सूक्ष्म जीव के विविध प्रकारों का समावेश होता है। तीसरा, परिसंस्था में विविधता। प्रत्येक प्रदेश में अनेक परिसंस्थाओं का समावेश होता है। परिसंस्था की विविधता का अर्थ है विभिन्न प्रदेशों में पाई जाने वाली परिसंस्था की विविधता। किसी प्रदेश के प्राणी तथा वनस्पति, उनके अधिवास तथा पर्यावरण में अंतर के संबंधों से परिसंस्था निर्मित होती है। प्रत्येक परिसंस्था के प्राणी, वनस्पति, सूक्ष्मजीव और अजैविक घटक भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थात प्राकृतिक तथा मानव निर्मित 2 प्रकार की स्वतंत्र परिसंस्थाएं होती हैं। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, जैव विविधताओं का संवर्धन कैसे करेंगे? इसके उत्तर में आएगा, दिए गए उपाय के द्वारा जैव विविधता का संवर्धन किया जा सकता है। पहला, दुर्लभ जातियों के सजीवों का संरक्षण करना। दूसरा, राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों का निर्माण करना। तीसरा, कुछ क्षेत्रों को आरक्षित जैव विभाग के रूप में घोषित करना। चौथा, विशिष्ट प्रजातियों के संवर्धन के लिए विशेष प्रकल्प शुरू करना। पांचवा, प्राणियों एवं वनस्पतियों का संवर्धन करना। छठवां, कानून का पालन करना। और सातवां, पारंपरिक ज्ञान को अभिलिखित करके रखना। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, जादव मोलाई पयांग की कहानी से हमें क्या बोध मिलता है? इसके उत्तर में आएगा, जादव मोलाई पयांग एक सामान्य और गरीब व्यक्ति थे। जादव मोलाई पयांग एक जंगल मजदूर के रूप में कार्य कर रहे थे, परंतु उन्हें पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन की जानकारी थी। इसलिए उन्होंने स्वयं के बल पर अकेले ही 1360 एकड़ क्षेत्र में जंगल तैयार किया। उन्होंने अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अथक परिश्रम किया। अपने इस कृत्य के द्वारा उन्होंने यह दिखा दिया कि एक सामान्य व्यक्ति भी यह चमत्कार कर सकता है। अनेक व्यक्ति एकत्रित होकर संपूर्ण जंगल नष्ट कर डालते हैं, परंतु एक व्यक्ति केवल मन में ठान ले तो वह व्यक्ति संपूर्ण जंगल का निर्माण कर सकता है। हमें यह महत्वपूर्ण सत्य जादव मोलाई पयांग की कहानी द्वारा पता चलता है। अब अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया, जैव विविधताओं के कुछ संवेदनशील क्षेत्र बताइए। इसके उत्तर में आएगा, पहला, संपूर्ण विश्व में 34 स्थानों को जैव विविधताओं के संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में अभिलिखित किया गया है। दूसरा, एक समय पृथ्वी के 15.7% भाग पर संवेदनशील क्षेत्र विद्यमान थे। तीसरा, आज लगभग 86% संवेदनशील क्षेत्र पहले ही नष्ट हो चुके हैं। चौथा, अब केवल पृथ्वी के 2.3% भाग पर संवेदनशील क्षेत्रों के अखंड अवशेष शेष हैं। पांचवा, इनमें 1.5 लाख वनस्पतियों की प्रजातियां समाविष्ट है, जो कि संपूर्ण विश्व की प्रजातियों का 50% है। छठवा, पश्चिम घाट, आसाम का मानस अभयारण्य और सुंदरबन अभयारण्य भारत के संवेदनशील क्षेत्र हैं। सातवां, भारत के प्राणियों की 135 प्रजातियों में से लगभग 85 प्रजातियां
ईशान्य प्रदेशों के जंगलों में दिखाई देती है। 8वां, पश्चिम घाटों में 1500 से अधिक प्रादेशिक वनस्पतियों की प्रजाति दिखाई देती है। 9वां, विश्व की कुल वनस्पतियों की प्रजातियों में से लगभग 50,000 वनस्पति की प्रजातियां प्रादेशिक या प्रदेशनिष्ठ हैं। अब अगला करते हैं। 7वें में क्या दिया गया, प्राणी तथा वनस्पतियों की असंख्य प्रजातियां संकट में आने का क्या कारण है, उन्हें कैसे बचाओगे। इसके उत्तर में आएगा पहला, प्राणियों तथा वनस्पतियों की असंख्य प्रजातियां प्राकृतिक तथा मानव निर्मित कारणों से संकटग्रस्त होती हैं। दूसरा, भूकंप, जलवायु परिवर्तन, बाढ़, दावानल, अकाल इत्यादि प्राकृतिक कारण है। इन प्राकृतिक कारणों से अन्न तथा पानी की कमी हो जाती है। तीसरा, शिकार करना, वन्य प्राणियों के अधिवास में मानव द्वारा बस्ती बसाना, बांध बनाना, रास्ता बनाना, जंगल की कटाई, प्रदूषण, औद्योगिकीकरण, जनसंख्या विस्फोट इत्यादि का मानव निर्मित कारणों में समावेश होता है। चौथा, इन प्रजातियों को बचाने के लिए वैज्ञानिक तथा पर्यावरण विशेषज्ञ अनेक उपाय, अनेक योजनाएं बनाते हैं। इन योजनाओं, उपायों के अंतर्गत किसी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान या पार्क को जैव समृद्ध क्षेत्र घोषित किया जाता है। इसी प्रकार संवेदनक्षम क्षेत्रों में विविध संकटग्रस्त जाति तथा प्रजातियों की विशेष देखरेख की जाती है। 5वां, कानून के विभिन्न अधिनियमों और उपधाराओं के द्वारा अन्य प्राणियों और वनस्पतियों को संरक्षण दिया जाता है। प्राणियों और वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों को दंडित भी किया जाता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। 7वें प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दिए गए चिन्ह संकेत क्या बता रहे हैं, उस आधार पर आप अपनी भूमिका स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे चित्र दिया गया है, ये क्या बता रहे हैं। इसके उत्तर में आएगा पहला, यह संकेत कम करना या रिड्यूस, पुनरुपयोग या रीयूज, पुनर्चक्रीकरण या रिसाइकल इन प्रक्रियाओं को दर्शाता है। प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग न करें, यह संदेश इस संकेत से प्राप्त होता है। दूसरा संकेत क्या है, यह संकेत पानी बचाव का संदेश देता है। और तीसरा है, सौर ऊर्जा का उपयोग करो, यह संदेश इस संकेत द्वारा प्राप्त होता है। स्पष्टीकरण, उपर्युक्त सभी संकेत या चिन्ह पर्यावरण स्नेही या पर्यावरण हितैषी के सिद्धांत को व्यक्त करते हैं। प्रथम संकेत से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग उचित ढंग से किया जाए, यह संदेश प्राप्त होता है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कम करके उनका पुनरुपयोग या पुनर्चक्रीकरण करने से संसाधनों का दुरुपयोग टाला जा सकता है। सभी गांवों, शहरों में पानी की समस्या विद्यमान है। गांवों में पानी की कमी होने से अकाल जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है। कृषि उत्पादन पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अतएव पानी बचाओ, यह संदेश संपूर्ण देश में प्रसारित करना चाहिए। सौर ऊर्जा एक नूतनीकरण क्षम ऊर्जा है। हमारे देश में पर्याप्त सूर्य प्रकाश उपलब्ध होने से हमें सौर ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करने के विकल्प पर सोचना चाहिए। सौर ऊर्जा का उपयोग करने से हम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम कर सकते हैं। इन संकेतों के द्वारा हमें पर्यावरण हितैषी व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी के अनुसार हम यथा योग्य कार्य करते हैं। सो दोस्तों, आज हमारे यहाँ पे पार्ट 4 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्नोत्तर मिल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।